नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज बात करेंगे असम के एक नेता की। असम के इस नेता की बात इसलिए करेंगे कि वो इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में है और चर्चा के कई कारण हैं। उनका नाम है बदरुद्दीन अजमल। उनकी पार्टी का नाम है ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। चर्चा के जो कारण हैं उनकी बात करने से पहले थोड़ा सा बता दें आपको ये शख्स है कौन। ये दरअसल एक इत्र के व्यवसायी हैं, बड़े व्यवसायी हैं। खाड़ी के देशों में इनका अजमल इत्र काफ़ी बिकता है, अच्छा व्यापार चलता है, व्यापार में थे। उसके अलावा भी बहुत कुछ है। उसके अलावा वो दान धर्म करते हैं, अस्पताल चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं। राजनीति में तो आ ही गए हैं। वो खाड़ी के देशों में खूब बिकता है, बड़ा अच्छा व्यापार चलता है। व्यापार में वो अपने मशगूल थे। राजनीति में क्यों आए उसका कारण बना 2005 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने असम में जो IMDT एक्ट लागू था, बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए बना कानून, उसको रद्द कर दिया। कहा ये कि ये घुसपैठियों की मदद के लिए है कानून। उसके बाद बदरुद्दीन अजमल ने ये तय किया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला या उनकी लड़ाई या उनके हक की बात वो करेंगे। और उन्होंने 2006 में अपनी राजनीतिक पार्टी बना ली। उसका नाम रखा असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसका नाम 2013 में बदलकर फिर ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट कर दिया। तो अजमल साहब और भी बहुत कुछ करते हैं। वो नेता हैं, पार्टी बना ली तो जाहिर है नेता हैं। इसके अलावा धर्मार्थ काम भी करते हैं। अस्पताल खोले हैं उन्होंने, स्कूल चलाते हैं और जमायते उलमाए हिंद के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो इस तरह से उनके काम का दायरा या उनका कार्य क्षेत्र काफ़ी बड़ा है। वो कोशिश करते रहे कि कांग्रेस उनसे जो है समझौता कर ले, गठबंधन कर ले अलग अलग चुनाव में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2006 के चुनाव में जब पहली बार वो विधानसभा चुनाव लड़ने उतरे, 2 सीटों से लड़े, दोनों जीते। उनकी पार्टी 10 सीटें कुल जीती। 10 सीटें जीतने के बाद 2009 में उन्होंने तय किया कि लोकसभा में जाएंगे और धुबरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, जीत गए और लोकसभा चले गए। तब से वो लोकसभा में हैं। लेकिन बात इससे आगे जब बढ़ी तो 2011 का विधानसभा चुनाव आया और वो एक तरह से इस पार्टी के जीवन में एक वाटरशेड जो है कहते हैं जिसको अंग्रेजी में, उस तरह का मोमेंट था। पार्टी 18 सीटें जीत गई विधानसभा की। तो 126 में 18 सीटें जीत गई, ये बड़ी बात नहीं थी। हालांकि नई पार्टी के लिए निश्चित रूप से बड़ी बात है, लेकिन उससे बड़ी बात यह थी कि वो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। यानी कांग्रेस जो समय सत्ता में थी उसके बाद सबसे बड़ी पार्टी अजमल की पार्टी थी। तो इससे उनका राजनीतिक महत्व और कद दोनों बढ़ गया और उनका जो आधार है, जनाधार है, वो बांग्लादेशी घुसपैठिए मुसलमानों के बीच में है। और उनका कंसंट्रेशन असम में 2 इलाकों में है, लोअर असम, निचला असम जिसको कहते हैं, और बराक वैली। इन 2 स्थानों पर है। तो जब आप असम की बात करें और मुसलमानों की बात करें तो आपको ध्यान रखना होगा कि मुसलमान एक कंटिन्यूअस एंटिटी उस तरह से नहीं है जैसा बाकी देश के दूसरे प्रदेशों में है। यहाँ 2 वर्ग हैं मुसलमानों के। एक जो बांग्लादेश से अवैध रूप से आए हैं, बांग्ला भाषी हैं, जिनका अजमल समर्थन करते हैं, जिनकी वकालत करते हैं, जिनका बचाव करते हैं। और दूसरे असमिया मुसलमान जो इन लोगों से परेशान हैं। उनको ये लगता है कि गड़बड़ सारी ये लोग करते हैं, बदनाम पूरी कौम होती है। तो उस पर कांग्रेस की भी नज़र रहती है, आजकल बीजेपी की भी नज़र है इस वर्ग पर। लेकिन बीजेपी को वोट मिलेगा ये मानना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन बीजेपी कोशिश करती रहती है। कैसे कोशिश करती रहती है? बीजेपी इसके जवाब में आम धारणा ये है कि ध्रुवीकरण को करने की कोशिश करती है। अजमल चूंकि एक तरह से मुस्लिम जनाधार वाली पार्टी के नेता हैं तो उनके बयान और दूसरी चीज़ों से जो है, लेकिन दरअसल बीजेपी का जो इलेक्शन प्लान है और उसके अलावा भी वो है असम की पहचान।
उसकी अस्मिता, उसकी संस्कृति, उसकी भाषा, असम के लोगों के लिए ये मुद्दे सबसे ऊपर हैं, सबसे महत्वपूर्ण हैं। इस पर वो किसी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है। तो जो जो लड़ाई होती है, जो संघर्ष होता है, वो इसी की वजह से होता है। 2011 में जब अजमल की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई, तब बड़ा दबाव बना तरुण गोगोई पर, उस समय के मुख्यमंत्री थे, कि उनसे अलायंस किया जाए आगे के चुनाव में या आगे की राजनीति के लिए, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा था कि ये कांग्रेस का ही जनाधार था जो अजमल लेकर चले गए। लेकिन तरुण गोगोई पसीजे नहीं। उनसे किसी ने पूछा अजमल के बारे में, तो उन्होंने पलट के सवाल किया अंग्रेजी में, हु बदरुद्दीन। तो ये बड़ा मशहूर उनका कोट था, जो काफ़ी लंबे समय तक सुनाया जाता रहा, बताया जाता रहा। लेकिन समस्या कांग्रेस के लिए बढ़ी तब जब 2016 में बीजेपी 60 सीटें लेकर सत्ता में आ गई, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। उस चुनाव में भी अजमल की पार्टी को 13% वोट और 13 सीटें मिली। कांग्रेस पार्टी को 126 में से 26 सीटें मिली सिर्फ। उसके बाद से कांग्रेस में हेमंत बिस्वा शर्मा उससे पहले निकल गए पार्टी से। वो बहुत बड़ा झटका था पार्टी के लिए, और किस तरह से निकले, किन कारणों से निकले, वो सब आप देख सुन पढ़ चुके हैं, तो उसकी बात यहाँ नहीं करूँगा। लेकिन उसके बाद से एक घटना और हुई, वो कि तरुण गोगोई का देहांत हो गया। उनके जाने के बाद असम में कांग्रेस का इतना बड़ा, इतना कद्दावर नेता कोई नहीं रह गया। तो कई गुट बन गए, 3-4 गुट बन गए कांग्रेस में। लेकिन ये लगा कि अगर बीजेपी को हराना है तो अब जितनी पार्टियों को इकट्ठा किया जा सके करना चाहिए। तो 10 पार्टियों का गठबंधन बना, उसमें अजमल की भी पार्टी को शामिल किया गया। इसके अलावा बोडो पीपुल्स फ्रंट जो था, जो पहले 2016 में बीजेपी के साथ था, वो बीजेपी से अलग हो गया था, वो भी इसमें शामिल हो गया। तो यहाँ तक तो इसमें कोई समस्या नहीं है, पार्टियों का गठबंधन बने, कौन किसके साथ चुनाव लड़े नहीं लड़े। समस्या ये है कि कांग्रेस के लिए बड़ा एक यक्ष प्रश्न बन गया है कि अजमल उनके लिए तुरुप का पत्ता है या गड्ढा है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि अजमल के बयानों से ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। उनका एक बयान जो है वो ये 21 या 23 जनवरी को उन्होंने दिया एक जनसभा में, और कहा कि अगर 2024 में भी बीजेपी केंद्र में सत्ता में आ गई तो उसके पास 3,500 मस्जिदों की एक सूची है, और वो ये मस्जिदें गिरा देगी। वो लुंगी पहनने पर, टोपी लगाने पर और जो है दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध लगा देगी। अब ये ऐसा बयान था जिसका समर्थन कांग्रेस भी नहीं कर पाई। कांग्रेस ने अपने को इस बयान से अलग कर लिया। तो एक बयान उनका ये हो। दूसरा बयान उनका आया कि राज्य सरकार ने एक कानून पास करके सरकारी मदद से चलने वाले मदरसों को बंद कर दिया, और उनको जो नॉर्मल स्कूल जिस तरह के होते हैं उनमें तब्दील कर दिया, और इसके साथ ही 96 संस्कृत स्कूल भी बंद कर दिए। तर्क सरकार का ये था कि धर्मनिरपेक्ष सरकार में सरकारी पैसे से धर्म की पढ़ाई नहीं हो सकती। लेकिन अजमल साहब ने बयान दिया कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, हमारी गठबंधन की, पहले ही दिन एक प्रस्ताव पारित होगा कैबिनेट में और इन मदरसों को बहाल कर दिया जाएगा। तो अब सवाल फिर उठा कि भाई किस तरह का असम बनाना चाहते हैं, वो किस दिशा में ले जाना चाहते हैं असम को। क्या कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती है, क्या बाकी पार्टियां जो गठबंधन में हैं वो इसका समर्थन करती हैं, ये सवाल सब होता रहा। लेकिन इसी बीच में एक और बयान आया, लेकिन वो अजमल साहब का बयान नहीं था, ये कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का बयान था। राहुल गांधी ने ये कहा कि बदरुद्दीन अजमल असम की संस्कृति की पहचान है। ये बयान जो है, इसको तुरंत जो है बीजेपी ने उठा लिया कि अगर बदरुद्दीन अजमल जो है
पहचान है असम की, तो फिर भूपेन हजारिका क्या है, बारदोलाई क्या है, और दूसरे असम के जो इस तरह के नेता थे, समाज के प्रतिनिधि थे, बड़े आइकन थे, उनके बारे में क्या। और ये दुखती रग है असम के लोगों की, उनकी आइडेंटिटी। ये एक तरह से उनकी आइडेंटिटी पर हमले जैसा भाजपा ने इसको निरूपित किया, पेश किया, और उससे एक नए तरह के ध्रुवीकरण की प्रक्रिया थोड़ी तेज हो गई। पहले से चल रही थी। इस मुद्दे को बीजेपी ने 16 में ही पहचाना था और जोर शोर से उठाया। उसी मुद्दे के कारण वो सत्ता में आई। 5 साल जो काम किया उसकी वजह से आपको पूरे चुनाव के दौरान ये दिखाई दिया होगा, अगर आपने रिपोर्ट्स देखी हों टेलीविज़न पे, अखबारों में, कि कोई एंटी इनकम्बेंसी ऐसी नहीं दिखाई देती। तो इसलिए जो है ऐसे बयानों का असर जो है वो पार्टी के लिए, जो जिस पार्टी की ओर से दिया जा रहा है, वो नुकसानदेह होता है। इतने तक ही बात नहीं रुकी। अजमल साहब के बेटे एक कदम और आगे चले गए। उन्होंने कहा कि जिस दिन सरकार बनेगी, कैबिनेट की पहली बैठक में टोपी, दाढ़ी और लुंगी को मुसलमानों के लिए कंपलसरी कर दिया जाएगा। तो ये आमतौर पर तो कोई समस्या नहीं है, अगर मुसलमान ये वेशभूषा है, उनकी वेशभूषा है, पहनते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन असम में है ये समस्या। असम में इसलिए समस्या है कि ये वेशभूषा बांग्लादेशी घुसपैठी मुसलमानों की है। जो असमिया मुसलमान हैं वो असमिया जो परिधान है वो पहनते हैं, वो ये कपड़े नहीं पहनते। तो फिर इस मुद्दा बना कि असम की संस्कृति पर हमला है। इन बयानों के साथ साथ एक और बयान अपनी लगभग हर सभा में अजमल साहब उसका जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि अगर गठबंधन की सरकार बनी तो उसकी ताला चाबी मेरे पास होगी। वैसे उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह ताला चाबी है, लेकिन इसके मायने अलग हैं। तो ये सवाल उठ रहा है कि क्या गठबंधन में उनकी भूमिका सबसे प्रभावी होगी? क्या कांग्रेस उनके कहे के अनुसार चलेगी? असम में चुनाव का तीसरा दौर भी पूरा हो चुका है, मतदान हो चुका है, नतीजे 2 मई को आएंगे। लेकिन एक सवाल सबके जहन में है, जो भी असम की पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहे हैं, वो कि बदरुद्दीन अजमल का साथ कांग्रेस के लिए कैसा होगा? उनके लिए क्या उनकी नैया पार लगाने वाला होगा या नाव डुबोने वाला होगा? ये सवाल असम और असम के बाहर भी पूछा जा रहा है, क्योंकि ऐसे अगर ये इस गठबंधन को सफलता मिलती है तो आगे ऐसे गठबंधनों को और एक तरह से प्रोत्साहन मिलेगा और गठबंधन बनेंगे। लेकिन अगर नहीं मिलती है सफलता तो बहुत मुश्किल होगी कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी के लिए असम जीतना, असम और केरल 2 ऐसे राज्य हैं जहां बेहतर प्रदर्शन करना बहुत बहुत ही ज़रूरी हो गया है, पार्टी के सर्वाइवल के लिए ही नहीं है, राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य को भी देखते हुए। राहुल गांधी का जो भविष्य दिखाई दे रहा है इस समय, केवल कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, राहुल गांधी के लिए, क्योंकि अगले कुछ महीनों में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना है, वो अध्यक्ष बनने वाले हैं। तो सवाल ये है कि अगर वो असम और केरल हार कर जाते हैं तो अध्यक्ष कैसे बनेंगे? तो बदरुद्दीन अजमल केवल असम की चुनावी राजनीति को प्रभावित नहीं करने वाले, वो ये भी तय करने वाले हैं कि आगे राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य किस तरह का होने वाला है या किस दिशा में जाने वाला है। यहाँ की अगर जीत हार राहुल गांधी की आगे की राजनीतिक दिशा तय करेगी। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।